हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इस परिवार पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप थंबनेल से समझ गए हम क्या इसमें जिक्र करने वाले हैं और क्या हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आज जिक्र करने वाले हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए, हमारे जो अभी तक मतलब संस्कृत विषय को लेकर घबराए हुए हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। तो उनके लिए मैं 10 टॉपिक्स जो है डिसाइड किया हूँ, बड़ा एनालिसिस के बाद निकाला हूँ। सिर्फ वो इन 10 टॉपिक्स को पढ़ें तो भी वो संस्कृत में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से 10 टॉपिक्स है जिनको ऊपर के बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं और आप बिल्कुल बारीकी से इसको करिएगा। थोड़ा सा आपके पास अभी देखिए समय है, अभी समय क्योंकि हमारे पास अभी मान लीजिए आपका पेपर 9, 10, 11 को है, तो आज 1 तारीख है। तो आप अभी भी चाहें तो आपके पास समय है, आप अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम उन 10 टॉपिक को आप बता देते हैं। अभी जो हमारे प्रशिक्षु नहीं पढ़ पाए हैं उसको पढ़ लें, ज़रूर पढ़ लें, और आप संस्कृत में जो है अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो आइए देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला हमारा टॉपिक हमने लिखा है संख्या। संख्या हमने आपको वीडियोज़ में पढ़ाया भी है। तो संख्या जो हमारे सिलेबस में है 1 से 20 तक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी हमारे पेपर में देखने को मिल जाती हैं। तो कहने के लिए तो 1 से 20 तक है सिलेबस में, लेकिन आप 1 से 30 तक इसको पढ़ लीजिएगा, और हमने इसको पढ़ाया भी है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हो वीडियो प्लेलिस्ट में संस्कृत के जाके। दूसरा हमारा संज्ञा व सर्वनाम उदाहरण सहित तथा उनके भेद, अर्थात संज्ञा आप पढ़ोगे, संज्ञा के उदाहरण और उसके भेद। मतलब संज्ञा तो पढ़ना ही है, संज्ञा की डिफिनीशन मैंने पढ़ाया भी है, कमेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो संज्ञा आप पढ़ोगे, संज्ञा की परिभाषा, फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और हर एक प्रकार को एग्जाम्पल के साथ। ऐसे आप सर्वनाम पढ़ोगे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सारे सर्वनाम के भेदों को जानने के बाद उसके एक एक एग्जाम्पल आप जान लोगे। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले, तो आप पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन, शास्त्र वाचन और आदर्श वाचन, ये हम आपको जल्दी इस पर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपको, और अच्छे से बता देंगे ये क्या होते हैं तीनों। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है लट लकार व लंग लकार। तो हमने यहाँ देखिए 3 धातुओं का नाम दिया है, क्री, पट, गम। गम माने जाना वाला, पट माने पढ़ने वाला, क्री माने करने वाला। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में लट लंग है लकार। तो लट और लंग लकार का आप जो है क्री धातु का, पट धातु का और गम धातु का, ये आपको जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, या तो आप इसको जो है राजन या पवन की जो आपकी गाइड होंगी, जो भी सीरीज़ आप लिए होंगे, उसमें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम कहेंगे इसको आप एक बार जो है गूगल करके इसको कंफर्म करके, मतलब बिल्कुल देखिए, क्योंकि सारा संस्कृत में खेल जो होता है एक विसर्ग और एक हलंत का ही होता है। तो जब धातु आप पढ़ते हो तो सारा धातुओं में सारा खेल हलंत और विसर्ग का होता है। तो जब भी आप इसके लट और लंग लकार को पढ़िएगा तो बिल्कुल एकदम बारीक से देखिएगा कहाँ पे हलंत लगा हुआ है और कहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। उसको क्लियर करते हुए तभी आप इसको आप याद करिएगा। और उसके लट लकार और लंग लकार के इन तीनों धातुओं के, देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत धातुएं हैं, लेकिन कम से कम इन 3 धातुओं को तो आप पढ़ ही लीजिएगा जो अभी आप नहीं पढ़े हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये टॉपिक मैंने फिर से पढ़ाया है आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके पा जाएंगे। 5 पशु का नाम संस्कृत में, 5 पक्षियों के नाम, 5 आसपास की वस्तुओं के नाम, 5 फलों के नाम, 5 शारीरिक अंगों के नाम और 5 अनाजों के नाम। ये आप पढ़ के और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बोल देता है कि आप आसपास के 5 वस्तुओं और 5 फलों का नाम लिखिए। तो अगर आप याद किए रहोगे तभी लिख पाओगे, वरना आप देखिए नकल होना या ना होना वो तो आपकी किस्मत की बात है। वैसे इतनी शासन इतना सख्त हो गया है कि नकल का भरोसा हमें करना भी नहीं चाहिए, कि दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ जो बैठा हो ना बताए, आपका बहुत बेहतर मित्र हो, इसके बावजूद ना बताए। पेपर में वो अपना लिखेगा कि आपको बताएगा, हो सकता है उसको टाइम ना मिले बताने के लिए, आपका अच्छा मित्र होने के बाद भी ना बता पाए। तो इसलिए पेपर में जाने से पहले आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी पे डिपेंडेंट अगर होकर आप जाएंगे, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या
आप जहाँ पे आप मतलब गए हो सेंटर पे, वहाँ पे कढ़ाई हो गई, नहीं बता पाया हो, तो ये उसकी गलती नहीं है, फिर ये आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने पढ़ाई नहीं करी थी। ठीक है, इसलिए आप जो भी ये 10 टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इसको तो आप बारीकी से पढ़ के ही जाएं, और इतना भी पढ़ लेंगे तो आप अच्छा करके आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा लकार कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब इसका मतलब आप समझ लें, हम बता रहे हैं क्या होता है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि बताइए आप कि भविष्य काल के लिए कौन सा लकार यूज होता है, या आज्ञा सूचक के लिए कौन सा लकार होता है, या चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार यूज होता है। तो उस लकार को जानना ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप लकार पढ़ें तो देखिए, जो आप माध्यमिक स्तर तक पढ़ते हो तो आप माध्यमिक स्तर तक 5 लकार पढ़ते हो। अब 5 लकार कौन कौन सा पढ़ते हो? जो आपके 2 सिलेबस में है, लट और लंग, ये तो आप जान गए। इसके बाद एक होता है विधलिंग, और एक होता है लिट लकार, और एक होता है लोट लकार। तो ये लट और लंग तो आप जानते हैं, जो आपके सिलेबस में आपने पढ़ लिया। एक होता है विधलिंग, एक होता है लिट, और एक होता है लोट। अब आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए, लट लकार जो आप पढ़ते हो, जो आपके सिलेबस में, वो होता है वर्तमान काल के लिए, और लंग लकार जो आप पढ़ रहे हो ये है भूतकाल के लिए, और लिट लकार जो पढ़ते हो, लिट नीचे ला के नीचे री का मात्रा लगा हुआ है, तो लिट लकार जो आप पढ़ रहे हो वो होता है भविष्य के लिए, और विधलिंग वो होता है चाहिए के अर्थ में, लोट लकार आज्ञा सूचक या प्रार्थना या निवेदन के तौर पे होता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा, तो ये पूछता है कभी कभी, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे है कोई 2 संस्कृत का श्लोक, इसको आप लिख के बार बार कंठस्थ कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि देखिए, आपको श्लोक एक दिया रहेगा, उसका अर्थ तो बताना ही रहेगा, लेकिन हमने पेपर को एनालिसिस किया है तो कभी कभी क्या एग्जामिनर करता है कि वो बोल देता है कि आप कोई ऐसा श्लोक लिखिए जो आपको याद हो और इस पेपर में ना आया हो। तो 2 श्लोक आप याद कर लोगे तो देखिए, 2 श्लोक कभी पेपर में आपके आता नहीं है। एक सूक्ति आती है और एक श्लोक आता है। तो एक श्लोक अगर आपका पढ़ा हुआ मान लीजिए आ भी गया पेपर में, लेकिन अगर आपने 2 श्लोक याद किया है तो एक पेपर में आ गया, कोई बात नहीं, आप दूसरा लिख कर, और इसमें देखिए जब इस श्लोक लिखने वाली बात आती है तो कम से कम, वैसे भी सारे पेपर 1 नंबर से नीचे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप अगर 2 श्लोक याद किए जाओगे तो हो सकता है ये 2 नंबर में ही पूछ लिया जाए, श्लोक और श्लोक का अर्थ लिखने के लिए। तो आप 2 नंबर यहाँ से आसानी से, वरना 1 नंबर तो आप पाओगे ही पाओगे, 1 नंबर बिल्कुल आसानी से यहाँ हो जाएगा आपका। अगला देखिए, जो आपका आता है वो हमने लिखा है पुरुष, वचन, लिंग कितने हैं और उनके नाम। तो पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में, आप सभी जानते होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब आपने लकार को पढ़ा होगा तो लकार में तो आपको पुरुष भी मिला होगा और वचन भी मिला होगा। तो वचन कितनी होती है संस्कृत में? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन जब हम वही हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कितनी वचन होती है? सिर्फ 2 वचनें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने 3 पुरुष पढ़ लिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 वचन पढ़ लिया, और लिंग में 3 लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो ये पढ़ लेंगे, और लिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आप देखोगे पेपर आप जब उठाएंगे पिछले साल का, 2, 4, 5 साल, 15 से लेकर 19, 20 तक जो भी आपके पास पेपर है, एग्जामिनर क्या करता है कि आपको कुछ शब्द दे देगा और शब्द के माध्यम से पूछेगा कि आप ऐसा करो, इन शब्दों को छांट दो, जो स्त्रीलिंग है अलग कर दो, जो पुल्लिंग है उनको अलग कर दो, जो नपुंसक लिंग है उनको अलग कर दो। तो लिंगों का ज्ञान आपको अनिवार्य है, तो लिंग थोड़ा सा आप बेसिक टेक्स्ट बुक से अपने पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला कारक विभक्ति चिन्ह सहित, कभी कभी तो ये 2 नंबर में आ जाता है, इसलिए इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो के माध्यम से इसको पढ़ाया भी है, आप प्लेलिस्ट में संस्कृत के जाके देख सकते हैं। तो इसको आप बार बार, जैसे आपको एक बार में नहीं याद होगा, जैसे मैं आपको सुनाता, मुझे याद है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ में संबंध काके की रारे री अधिकरण में पेपर और संबोधन हे भो अरे। तो देखिए, आपको बिल्कुल ये कारक चिन्ह तो याद ही होने चाहिए। देखिए, जब कारक चिन्ह आपको याद हो जाएंगे तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप जो कारक चिन्ह अगर याद हैं तभी आप आगे जब अनुवाद पढ़ाया जाएगा, अनुवाद आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा अनुवाद कैसे होते हैं। अगर कारक चिन्ह ही नहीं याद है, यानी विभक्तियाँ आप
पता ही नहीं कर पाओगे तो शब्द रूप में उस शब्द तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, कि कारक याद नहीं है आपको, उस कारक के थ्रू ही विभक्ति जुड़ी होती है, तो आप उस शब्द रूप याद होने के बावजूद आप उस विभक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आप को मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आ गया वृक्ष, पेड़ से या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से किसके अर्थ में होना चाहिए? अब अगर आपको याद है कारक चिन्ह तभी आप पता कर पाओगे, तो से किसके अर्थ में यूज होता है? कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है, करण से होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप करण लगा दोगे तो करण यहाँ से जो होता है वो अलगाव नहीं दिखाता है। अब अलगाव वाला से कहीं अलग आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए आपादान से आता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे से जो आ रहा है वो कोई चीज़ अलग हो रहा है। जैसे घर से बच्चा जा रहा है, तो घर से बच्चा जा रहा है तो घर से बिल्कुल अलग हो रहा है अब। या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए एकदम। तो यहाँ पे जो शब्द हो रहा है, तो आप आपादान से अलग होने का मतलब आप कौन सी विभक्ति में जा रहे हैं? पंचमी विभक्ति में जा रहे हो। तो पंचमी विभक्ति में जा रहे हो, तब पंचमी विभक्ति का जब अगर आप वृक्ष वाला रूप पढ़ोगे तो पंचमी विभक्ति एक वचन वहाँ पे लगेगा। तो आप वहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन आप लगा दोगे तो आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये जब आप तभी कर पाओगे जब आपको शब्द रूप याद होने के साथ साथ कारक चिन्ह भी याद होंगे, तभी आप जो संस्कृत के अनुवाद को कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कारक चिन्ह आपको कंठस्थ होने चाहिए। कभी कभी क्या एग्जामिनर करता है कि कारक चिन्हों को ही पूछ लेता है लिखने के लिए, या वो हो सकता है पूछ ले कि आपादान कारक का चिन्ह बताइए, या हो सकता है पूछ ले पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक चिन्ह यूज होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल कारक चिन्ह कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, अगला हम टॉपिक जो आपको बताने जा रहे हैं 10वां टॉपिक, क्योंकि हम 10 टॉपिक आपके सामने लेके आए थे, जिसको हमने बोला था आप इतना ही पढ़ लें तब भी आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो 10वां जो टॉपिक है शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री आप टीएलएम जानते ही होंगे। तो टीएलएम है, टीएलएम में अब देखिए आपने शिक्षण अधिगम में भी पढ़ा होगा और जो हिंदी में भी पढ़ा होगा। तमाम संस्कृत, हिंदी, शिक्षण अधिगम आप जब प्रशिक्षु हैं, आप जब भी अपने कॉलेज में गए होंगे हमेशा टीएलएम का ही जिक्र हुआ होगा। आप हिंदी में टीएलएम में भी अपने सेमेस्टर के दौरान बना के जमा भी किया होगा, अन्य भी सब्जेक्ट में आपने जमा किया होगा। तो टीएलएम देखिए 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सबने देखा भी अपने पढ़ाई के दौरान पे। पहला टीएलएम है जो सुनते हैं हम, उसको ना उसमें कुछ देखते हैं, बस सिर्फ आवाज़ आती है। जैसे आप मोदी जी की मन की बात क्या करते हैं? रेडियो में सुनते हैं। तो रेडियो में जो आप सुन रहे हो वो आपकी श्रव्य है। श्रव्य टीएलएम में सिर्फ आप सुन रहे हो, नहीं देख रहे हो, और बस सिर्फ सुने जा रहे हो। सुन के जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो जो टीएलएम आपका हुआ वो श्रव्य टीएलएम के अंतर्गत आया, यानी श्रव्य शिक्षण सामग्री हुआ। ठीक है, अब दृश्य शिक्षण सामग्री क्या हुआ? जैसे आपको कोई चार्ट दिखाया गया, कोई मान लीजिए सपोज करिए आपको आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आपको एक शिक्षक आप हो और आप बैठे हो, आप प्रशिक्षु हो, आपके शिक्षक ने लाके ग्लोब दिखा दिया। तो ग्लोब आपने जो देखा है ये आपकी दृश्य टीएलएम है, तो ये दृश्य टीएलएम में आएगा। या तो कोई आप जैसे गणित की क्लास चल रही है, आपकी गणित का कोई किट दिया गया, तो वो जो आपका दृश्य टीएलएम है, या कोई चार्ट दिखा दिया गया, या और कोई फ़ोटो के माध्यम से या कोई फ्लैश के माध्यम से बताया गया आपको, तो वो जो होता है हमारा फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताया गया। तो ये जो हमारे होते हैं दृश्य में आते हैं। श्रव्य में हमने आपको बता ही दिया। अगला हमारा आता है दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य जो भी कह लीजिए आप, जिसमें आपको दिखाई भी दे रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है। तो ऐसे कुछ टीएलएम होते हैं। जैसे आप टीवी ले लो, तो टीवी में क्या होता है? टीवी में आपको दिखाई भी देता है, आप कोई जैसे गाना ही सुन रहे हो या कोई भी आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ देख रहे हो मोबाइल में, तो उसमें क्या होता है? शिक्षक बोलता भी और सामने लिखता भी, यानी आपको दिखाई भी दे रहा हो क्या लिख रहा है और उसकी आवाज़ को भी आप सुन रहे हो। तो ये जो होता है ये श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे टीएलएम को कहते हैं श्रव्य दृश्य टीएलएम। जिसमें सिर्फ दिखाई दे रहा वो हमारा दृश्य टीएलएम, और जिसमें सिर्फ सुनाई दे रहा वो हमारा श्रव्य टीएलएम। तो टीएलएम 3 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में उस टीएलएम की उदाहरण दीजिएगा, कौन कौन से टीएलएम हो सकते हैं, और संस्कृत शिक्षण में उस टीएलएम की उपयोगिता क्या है। यानी संस्कृत विषय हम पढ़ रहे हैं तो टीएलएम के माध्यम से हम बच्चे को कैसे और आसानी से समझा सकते हैं, कैसे और आसानी से उसके विषय को मजबूत कर सकते हैं। ये भी कभी कभी एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है बिल्कुल अच्छी लगी होगी। हमने ये 10 टॉपिक कोशिश करी थी निकालने की पिछले कुछ पेपर से, एनालिसिस से, और इतना आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप बताइएगा आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, और मिलेंगे तब दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।